सभी मित्रों को राम राम। तो कल हमने देखा था भारतीय न्याय संहिता की धारा 313। तो आज जो हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 314, जिसमें संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करने के बारे में बताया गया है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपके अपने चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आपके अपने भाई हैं। थोड़ी थोड़ी चर्चा के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे धारा 314। आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय न्याय संहिता धारा 314, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। एक पेन ले लेते हैं यहां से। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 314 क्या कहती है? 314 संपत्ति के बेईमानी से दुर्विनियोग यानी कि दुरुपयोग, संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करना, इसके बारे में धारा 314 में कहा गया। दुरुपयोग दुर्विनियोग से संबंधित है जो किसी चल संपत्ति को बेईमानी से अपने उपयोग के लिए बदलना या गबन करना, जिसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की कैद और जुर्माने हो सकता है। ठीक है, यह तब होती है जब कोई व्यक्ति किसी और की संपत्ति को गलत इरादे से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, भले ही शुरुआत में उसे सद्भावना पूर्वक लिया गया हो। ठीक है, जैसे कि कोई खोई हुई वस्तु को मालिक को लौटाने के बजाय बेच देना या संयुक्त मालिक होकर उसे बेच देना। यह चोरी से अलग है क्योंकि इसमें संपत्ति पहले से अपराधी के कब्जे में होती है भाई। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में है और उसका दुरुपयोग कर दिया। ठीक है, जैसे कोई वस्तु मिल गई किसी को रास्ते के ऊपर, सड़क के ऊपर चलते हुए, उसने सोचा जिसकी है उसको लौटा देंगे, लेकिन उसने खुद उपयोग कर लिया, उसको बेच दिया। ठीक है, तो ये क्या है? वस्तु का दुरुपयोग दुर्विनियोग। धारा 314 में ये बात कही गई है और इसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। ठीक है, ये चोरी से अलग है। ठीक है, अब ऐसे मान लो कि कोई दो व्यक्ति हैं जिनका दोनों का प्लाट है खुद का। ठीक है, एक ने उस प्लाट को बेच दिया अपने खुद के उपयोग के लिए। तो उसने क्या किया है? वस्तु का, क्योंकि संयुक्त थे, वो संयुक्त मालिक थे। ठीक है, तो उसने क्या किया? संपत्ति का दुर्विनियोग किया, दुरुपयोग किया। ठीक है, इसमें क्या होता है? चोरी से ये अलग है क्योंकि इसमें संपत्ति पहले से ही अपराधी के कब्जे में होती है, लेकिन अपराधी तब बनता है जब उसका उपयोग कर लेता है अपने खुद के स्वार्थ के लिए। ठीक है, तब वो अपराधी होता है, लेकिन कब्जा तो उससे उसके पहले से है। कोई भी व्यक्ति लगा लो, 2 व्यक्ति उनके पास एक जो प्लाट है दोनों का संयुक्त है। ठीक है, एक व्यक्ति उसमें से दूसरे की इच्छा के विरुद्ध बिना पूछे उसको बेच देता है। ठीक है, लेकिन कब्जे में तो उसके था ही वो पहले भी, लेकिन उसने बेच दिया, तो अभी क्या हो गया? अपराधी हो गया। इसकी मुख्य बातें देखते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, कहने का तात्पर्य यह है कि संपत्ति को बेईमानी से दुरुपयोग करना। ठीक है, धारा 314 में ये बात कही गई है। मुख्य बातें देखते हैं इसके। संपत्ति के बेईमानी से दुरुपयोग की मुख्य बातें। अपराध: किसी चल संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग
या अपने उपयोग के लिए सह परिवर्तन करना भाई। ठीक है, इसमें बात है चल संपत्ति। ठीक है, किसी चल संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करना। ठीक है, या अपने उपयोग के लिए सपरिवर्तित करना। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें सजा है 6 महीने से लेकर 2 साल तक की कैद एवं जुर्माना। मुख्य तत्व इसमें बेईमानी। ठीक है, कब्जे में तो पहले भी थी वो वस्तु उसकी, लेकिन उसने बेईमानी करके ऐसा अपराध किया। इसमें गलत इरादा होना चाहिए। ठीक है, संपत्ति को गलत तरीके से हड़पना या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना संपत्ति का दुरुपयोग या दुर्विनियोग है भाई। धारा 314 में ये बात कही गई है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं आगे। उदाहरण देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति गलती से किसी और की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझ लेता तो वह चोर नहीं है। गलती से समझा इसने तो चोर नहीं है। लेकिन अगर उसे अपनी गलती का पता चलने के बाद भी वह संपत्ति बेईमानी से अपने लिए रख लेता है तो वह इस धारा के तहत दोषी है। ऐसे मान लो कोई बस है, बस के अंदर यात्री बैठे हैं, 2 सेम यात्रियों का बैग एक समान है। कारणवश भूल से कोई व्यक्ति जिनका दोनों का बैग समान था वो दूसरा बैग उठा लेगा। उसने घर पे जाके देखा कि वो जो व्यक्ति है उसके कागज भी है उसके अंदर और उसमें 50,000 रुपये। यहां तक क्या है, संपत्ति का दुरुपयोग नहीं हुआ, लेकिन उसके मन के अंदर बेईमानी आ जाए। बेईमानी कैसे आ जाए कि 50,000 रुपये तेरे बैग में तो कुछ था भी नहीं। ठीक है, लेकिन उसको पता है, गलती से तो वो ले गया था, लेकिन बाद में उसको ये पता चल गया कि तेरा बैग नहीं है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उन पैसों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। तो ये क्या बेईमानी से किया इसने, तो ये संपत्ति का दुरुपयोग है, दुर्विनियोग है। ये अपराध धारा 314 का है। धारा 314 में क्या होगा, दोषी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 314 में दोषी। अगला उदाहरण देखते हैं। दोस्त की अनुपस्थिति, यानी कि दोस्त है नहीं, दोस्त है, दोस्त की अनुपस्थिति में उसकी किताब ले जाना चोरी नहीं है। ठीक है, लेकिन बाद में उसे बेच देना इस धारा के तहत अपराध है। किस धारा के तहत, 314 के तहत। ठीक है, यदि इरादा पढ़ने का था, बेचने का नहीं। 2 दोस्त हैं, एक दोस्त उसके कमरे में जाता, वहां पे दोस्त नहीं है। ठीक है, तो जब वो कमरे में गया तो उसको वहां पे किताब दिखी जो उसको पढ़ने के इरादे से उसने उठा ली। यहां तक क्या अपराध नहीं है, पढ़ने के लिए इरादे से उसने उठा ली। फिर क्या किया उसने, किताब लेके आ गया, इरादा पढ़ने का है, चोरी नहीं है अभी तक, नहीं कोई संपत्ति का दुरुपयोग है। लेकिन उसने पढ़ने के बाद वो संपत्ति क्या कर दी, यानी कि वो किताब बेच दी। ठीक है, तो उसने धारा 314 के तहत अपराध किया। अगला उदाहरण देखते हैं। घोड़े के संयुक्त मालिक का उसे उपयोग के लिए ले जाना अपराध नहीं है। 2 मालिक हैं घोड़े की, दोनों ने इकट्ठे रुपए दे रखे हैं। तो एक मालिक उस घोड़े को ले गया, ठीक है, उपयोग के लिए, तो कोई अपराध नहीं है। पर उसे बेचकर पूरा पैसा हड़प लेना अपराध है, क्योंकि उसका पूरा बेचने का अधिकार नहीं था। मालिक दोनों थे घोड़े की, लेकिन एक ने क्या किया, अपने उपयोग के लिए ले गया, घूमने के लिए ले गया, वहां पे कोई घाक मिल गया, उसने वो घोड़ा बेच दिया। यहां तक भी सही था, लेकिन जो पैसे जो मिले थे उसका उपयोग वो खुद कर गया, खुद हड़प ले गया, खुद ने हड़प ली। तो क्या है ये धारा 314 के तहत संपत्ति का दुरुपयोग है, दुर्विनियोग है। ठीक, स्पष्टीकरण देखते हैं इसका। केवल कुछ समय के लिए संपत्ति से दुर्विनियोग करना भी इस धारा के तहत अपराध है।
जैसे कि सरकारी वचन पत्र को गिरवी रखकर ऋण लेना और बाद में लौटाने का इरादा रखना फिर भी अपराध है भाई। ठीक है, तो कोई जो संपत्ति उसको कुछ समय के लिए, ठीक है, बेईमानी से उसका दुरुपयोग करना भी क्या है, इस धारा के तहत अपराध है। जैसे कोई सरकारी वचन पत्र है, उसको गिरवी रख दिया, ठीक है, और बाद में लौटाने का इरादा रखना कि बाद में दे देंगे, तो ये भी क्या है भाई, अपराध है। आगे देखते हैं चोरी और दुर्विनियोग में अंतर, दुरुपयोग में अंतर। चोरी संपत्ति बिना कब्जे वाले व्यक्ति से उसकी सहमति के बिना लेना। चोरी में तो जो व्यक्ति है उसकी बिना सहमति के कोई चीज को ले जाना, ये तो है चोरी। और दुर्विनियोग जो है, दुरुपयोग जो है, संपत्ति पहले से ही उस व्यक्ति के कब्जे में है, अपराधी के कब्जे में ही है, जिसे वह बाद में बेईमानी से अपने लिए इस्तेमाल करता है भाई। ठीक है, ऐसे मान लो कोई ड्राइवर, कोई सरकारी रोडवेज का ड्राइवर है, उसके पास वो बस तो पहले से ही, यानी कि संपत्ति पहले से ही, फिर उसका अपने निजी काम के लिए बेईमानी से वो उपयोग करता है, तो धारा 314 में। ठीक है, जैसे एक घोड़े वाला उदाहरण था, दोनों मालिक हैं, संपत्ति तो दोनों के पास है पहले से ही, लेकिन बेईमानी से एक ने बेच दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दुर्विनियोग, दुरुपयोग का मामला है, धारा 314। आगे देखते हैं, स्पष्टीकरण नंबर 2 देखते हैं। जिस व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पड़ी मिल जाती है, लगा लो किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति पड़ी मिल गई रास्ते में, जो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में नहीं है, जो किसी भी कब्जे में नहीं है, वो रास्ते के ऊपर कोई संपत्ति मिल गई, रास्ते पे कोई बटुआ मिल गया, तो कब्जे में तो किसी का नहीं है वो, लेकिन उसको मिल गई, कब्जे में नहीं है, और वह उसके स्वामी के लिए उसको संरक्षित रखने या उसके स्वामी को उसे प्रत्यावर्तित करने के प्रयोजन से ऐसी संपत्ति को लेता है। ठीक है, अब उसको कोई संपत्ति मिल गई, किसी व्यक्ति को रास्ते के ऊपर पड़ी, कब्जे में वो किसी के है नहीं, उसने उठा ली। क्यों उठा ली? कि जो इस वस्तु का स्वामी उसको दे देंगे, लौटा देंगे। ठीक है, और संपत्ति को अपने पास रख लेता है। वह न तो बेईमानी से उसे लेता है और न बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है, और किसी अपराध का दोषी नहीं है भाई। ठीक है, अभी तक कोई अपराध, किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। ठीक है, किंतु वह ऊपर परिभाषित अपराध का दोषी है यदि वह उसके स्वामी को जानते हुए या खोज निकालने के साधन रखते हुए या उसके स्वामी की खोज निकालने और सूचना देने के युक्तियुक्त साधन उपयोग में लाने और उसके स्वामी को उसकी मांग करने को समर्थ करने के लिए उस संपत्ति की युक्तियुक्त समय तक रखने के पूर्व उसको अपने लिए विनियोजित कर लेता है। ठीक है, बात वही है, किसी व्यक्ति को लगा लो कोई बटुआ मिल गया रास्ते के ऊपर। ठीक है, उसने वो बटुआ उठा लिया, बटुआ किसी के कब्जे में नहीं था, उसने उठा लिया, उसने ऐसे उठा लिया कि ठीक है जिसका भी उसको दे देंगे, यहां तक मामला ठीक था। ठीक है, यहां तक मामला ठीक था। फिर वो जैसे बटुए को खोल के देखता है, उसमें पैसे 20,000 रुपये, और उस मालिक का आधार कार्ड भी है जिसका ऊपर है। उसको ये पता चल गया कि वो किसका है, पता होने के बाद भी उसको वो नहीं लौटाता है, तो उसने दुर्विनियोग का, और सुनो, उसने वो नहीं लौटाया, यहां तक भी ठीक है। अब पैसे का खुद के इस्तेमाल के लिए, खुद के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, संपत्ति का खुद के लिए विनियोजित कर लेना, ये धारा 314 के अपराध है,
ठीक है, धारा 314 का अपराध, ठीक है। अब उसको वहां पे कुछ मिलता ही नहीं, ठीक है, बटुए में अगर लगा लो आधार कार्ड ही नहीं मिलता तो बात सही थी, यहां तक तो उसको पता ही नहीं है कि किसका है। लेकिन उसको पता होते हुए संपत्ति को अपने उपयोग के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेता है, तो उसने संपत्ति दुर्विनियोग दुरुपयोग का अपराध किया है, धारा 314। आइए आगे देखते हैं। ऐसी दशा में युक्तियुक्त साधन क्या है भाई, या युक्तियुक्त समय क्या है, यह तथ्य का प्रश्न है, ठीक है। तो युक्तियुक्त साधन क्या है और युक्तियुक्त तथ्य क्या है, यह प्रश्न है, ठीक है। यह आवश्यक नहीं है कि पाने वाला यह जानता हो कि संपत्ति का स्वामी कौन है, ये तो है, हो ही नहीं सकता। हो भी सकता है वो जानता भी हो उसको, और ये भी हो सकता वो नहीं जानता हो, या यह कि कोई विशिष्ट व्यक्ति उसका स्वामी है। यह पर्याप्त है कि उसको विनियोजित करते समय उसे यह विश्वास नहीं है कि वह उसकी अपनी संपत्ति है, या सद्भावना पूर्वक यह विश्वास है कि उसका असली स्वामी नहीं मिल सकता, ठीक है। उसको यह विश्वास है ना कि कोई तथ्य ही नहीं है, कैसे ढूंढे कि इसका स्वामी कौन है। अगर उसको पता है तो ये अपराध है, अगर उसको पता ही नहीं है तो अपराध कहां से हो, ठीक है। उदाहरण देखते हैं। कै को राजमार्ग पर 1 रुपया पड़ा मिलता, 1 रुपया मिल गया भाई, यह न जानते हुए कि वह अपराध, ये रुपया किसका है, कै उस रुपये को उठा लेता है। यहाँ कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध नहीं किया, रुपये के ऊपर किसी प्रकार की कोई मोहर नहीं, किसी प्रकार का कोई यह नहीं पता कि इसका तो रुपया उठा लिया, तो उसने अपराध कहां पे किया है, ठीक है। कै को सड़क पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है जिसमें एक बैंक नोट है। उस चिट्ठी में दिए हुए निर्देश और विषय वस्तु से उसे ज्ञात हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि वह नोट किसका है भाई। वह उस नोट का विनियोग कर लेता है, वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है, ठीक है। तो अपराध का दोषी है, उसको पता चल गया था कि किसका है। आगे देखते हैं। वाहक दे एक चेक कै को पड़ा मिलता है, एक चेक पड़ा मिलता है, वह उस व्यक्ति के संबंध में जिसका चेक खोया है कोई अनुमान नहीं लगा सकता, ठीक। किंतु उस चेक पर उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ भाई, जिसने वह चेक लिखा है, कै यह जानता है कि वह व्यक्ति कै को उस व्यक्ति का पता बता सकता है, ठीक है, जिसके पक्ष में वह चेक लिखा गया था। कै उसके स्वामी को खोजने का प्रयत्न किए बिना चेक का विनियोग कर लेता है, उपयोग कर लेता है, वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है, धारा 314, संपत्ति का दुर्विनियोग दुरुपयोग, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बातों को देखते हुए। एक केस और देखते हैं, आगे 3 केस और हैं, ये और देखते हैं। कह देखता है कि ये की थैली जिसमें धन है ये से गिर गई है। कोई व्यक्ति ये है, उसके पास एक थैली है जिसमें कह देखता है कि उसमें धन है, और वो ये से गिर गई है। कह वह थैली ये को प्रत्यावर्तित करने के आशय से उठा लेता है। कहने पहले तो ये सोचा कि ये को दे देंगे, ठीक है, किंतु तब पश्चात उसके बाद उसे अपने उपयोग के लिए विनियोजित कर लेता है, ठीक है। किसको? धन को, धन उपयोग में कर लिया। तो कै ने क्या किया भाई, कै ने इस धारा के अधीन अपराध किया, क्योंकि वो जानता था कि इसका है, ठीक है। तो धारा 314 के अंदर क्या किया, अपराध किया। आगे देखते हैं। कै को एक थैली जिसमें धन है पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता कि वह किसकी है। उसके बाद उसे यह पता चल जाता है कि वह ये की है, और वह उसे
अपने उपयोग के लिए विनियोजित कर लेता है तो कै इस धारा के अंदर अपराधी है। धारा 314 ये तो सेम ही है। एक और देखते हैं। कै को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है भाई, एक अंगूठी पा गई भाई कै ने, वह नहीं जानता कि वह किसकी है। कै उसके स्वामी की को खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। कै इस धारा के अधीन अपराधी है, क्योंकि कै ने प्रयत्न ही नहीं किया किसकी है। अगर प्रयत्न करता तो हो सकता मिल भी जाता। कौन है, आगे देखते हैं। धारा 315, ठीक, बात आ गई है धारा 315। धारा 315 की बात आ गई है, इसको देखते हैं अब धारा 315 में क्या लिखा हुआ है। किसी मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में रही संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करना। कोई व्यक्ति है वो मर गया है और उस समय उसके कब्जे में कोई संपत्ति है, उसका बेईमानी से उपयोग करना। ये बात कहां पे लिखी है, धारा 315 में। अब बेईमानी से उपयोग कौन करेगा और कैसे होगा, आइए देखते हैं। जो कोई बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग करता है या उसे अपने उपयोग के लिए परिवर्तित करता है, यह जानते हुए कि ऐसी संपत्ति किसी मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी और तब से किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में नहीं है जो कानूनी रूप से ऐसे कब्जे का हकदार है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से 3 वर्ष तक की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा। और यदि अपराधी मृतक व्यक्ति के यहाँ उसकी मृत्यु के समय कलरक या नौकर के रूप में कार्यरत था तो कारावास 7 वर्ष तक बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये बोला गया है कि कोई व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु तब हुई तब उसके कब्जे में कोई संपत्ति थी, ठीक है, और उसके कब्जे में वो संपत्ति थी और वो हो गया हमारे। अब किसी को ये पता है और कोई व्यक्ति है उस संपत्ति का उपयोग कर लेता है। उपयोग कैसे करता है, क्योंकि जो व्यक्ति मरा है उसका उससे कोई लेना देना नहीं दूर दूर तक, और उस संपत्ति का वास्तविक जो अधिकारी जो है, वास्तविक जो हकदार जो है, वो या तो उस व्यक्ति का बेटा होगा या उसकी लड़की होगी या उसकी पत्नी होगी। उसके बगैर ही वो उस संपत्ति को इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। तो 3 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास, किसी भी प्रकार के कारावास दंडित किया जाएगा। अगर उसकी मृत्यु के समय कलरक या नौकर के रूप में कार्यरत था कोई व्यक्ति तो कारावास 7 वर्ष तक बढ़ जाएगा। उदाहरण देखते हैं। वाई के पास फर्नीचर और पैसे थे भाई, ठीक है। कोई वाई व्यक्ति, उसके पास फर्नीचर और पैसे थे, फर्नीचर का कोई बेड वेड कुर्सी कर्सी कुछ होगा और पैसे थे, उसकी मृत्यु हो गई भाई। कै नामक उसका नौकर बेईमानी से उस धन का दुरुपयोग करता है। वाई नाम का कोई व्यक्ति था, उसके पास फर्नीचर और पैसे थे, उसने कोई कलरक लगा रखा था, नौकर लगा रखा, ठीक है। उसके बच्चे पास में रहते नहीं थे, बच्चे थे दूर, उसकी देखरेख के लिए नौकर था, ठीक है। तो उसकी मृत्यु हो जाती है वाई की मृत्यु हो गई तो कै नाम का नौकर था, वो क्या करता है, उसके धन का दुरुपयोग कर लेता है। इससे पहले कि वह धन किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आए जो उस धन का हकदार हो, उससे पहले ही वो उस धन का उपयोग कर लेता है, दुरुपयोग कर देता है, ठीक है। लेकिन उसका वास्तविक हकदार कौन था, जो वाई जो है, इसका या तो कोई लड़का होगा या पत्नी होगी या बेटी होगी, वास्तविक हकदार तो वो था, लेकिन उपयोग किसने किया, नौकर ने कर लिया बेईमानी से।
तो कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है, धारा 315। अगर नौकर या कोई क्लर्क है तो 7 साल की सजा बढ़ सकती है, कारावास। अगर इनमें से नहीं है तो सजा 3 वर्ष तक। ठीक है, धारा 315। आगे देखते हैं इसकी कुछ और उदाहरण। संपत्ति के आपराधिक दुरुपयोग की कानूनी अवधारणा पर चर्चा की गई है, इसकी परिभाषा दी गई है और अपराध होने के लिए आवश्यक तत्वों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि इस अपराध में चल संपत्ति का बेईमानी से रूपांतरण शामिल है। चल संपत्ति का रूपांतरण, हाँ भाई, ठीक है, जिसे शुरू में बिना किसी गलती के हासिल किया जाता है, जिसमें शुरू में कोई गलती नहीं होती, लेकिन अपराध कब होता है। और सिद्धांत और स्पष्ट करने के लिए मामले के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। अपराध तब होता है जब उस वस्तु का दुरुपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, उदाहरण दिए गए भाई। आपराधिक गबन से पहले से कब्जे में मौजूद संपत्ति को बेईमानी से सपरिवर्तित करना शामिल है, न कि उसे गलत तरीके से हासिल करना। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, इस अपराध के लिए 2 प्रमुख तत्व आवश्यक हैं। बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग, अपने निजी उपयोग के लिए इसका रूपांतरण, और संपत्ति का चल होना। ठीक है, संपत्ति चल होनी चाहिए, संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग और अपने निजी उपयोग के लिए होना चाहिए। आगे देखते हैं। किसी खोई हुई वस्तु को मात्र उठा लेना अपराध नहीं है भाई, जब तक उसका बेईमानी से उपयोग करने का इरादा न हो। कोई वस्तु खो गई है और उसको उठा लिया तो अपराध नहीं है। अपराध तब होगा जब उसका बेईमानी से क्या कर लिया, उपयोग कर लिया हो। ठीक है, एक बार बेईमानी से धन का दुरुपयोग हो जाने के बाद उस धन को उसके इच्छित उद्देश्य के लिए वितरित करना बचाव का आधार नहीं है। ठीक है, एक बार धन का उपयोग कर लिया, उस धन को उसके इच्छित उद्देश्य के लिए वितरित करना बचाव का आधार नहीं है भाई। ठीक है, अगर एक बार धन उपयोग कर लिया तो वो अपराधी ही है। ठीक है, दुरुपयोग बेईमानी से, बचाव का आधार नहीं होगा अगर वो वापिस भी दे दिया तो। आगे देखते हैं। संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग। ठीक है, इसको देखते हैं। संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग। संपत्ति संबंधी अपराधों में आपराधिक गबन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आपराधिक गबन का अर्थ है किसी ऐसी संपत्ति का बेईमानी से गबन या रूपांतरण जो पहले से ही अपराधी के कब्जे में आ चुकी हो और जिसे किसी भी गलत तरीके से हासिल नहीं किया गया हो। ठीक है, क्योंकि पहले से ही उसके हाथ में थी, लेकिन उसने बेईमानी से उसका गबन किया, उपयोग किया। आपराधिक गबन का अपराध तब होता है जब किसी संपत्ति पर बिना किसी गलती के कब्जा प्राप्त कर लिया जाता है और जहां बाद में हुए परिवर्तन या नए तथ्यों की जानकारी जो उस व्यक्ति को पहले से ज्ञात नहीं थे, उस संपत्ति को रखना, बेचना या परिवर्तित करना गलत बना देता है। ठीक है, वही बातें पिछली। ठीक है, इसमें थोड़ा बढ़ा के लिखा हुआ है। आपराधिक गबन के तत्व। ठीक है, आपराधिक गबन की उपरोक्त परिभाषा और उदाहरण से यह स्पष्ट है कि इस अपराध को पूरा करने के लिए 2 शर्त आवश्यक है। संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग या संपत्ति का उपयोग निजी उपयोग के रूपांतरण और ऐसी संपत्ति का चल संपत्ति होना। वही बात है। आइए आगे चलते हैं। संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग बेईमानी से उसे अपने पास रखने या परिवर्तित करने में निहित है, न कि उसे गलत तरीके से प्राप्त करने में, जो एक अलग अपराध है। ठीक है, कैसे होगा? बेईमानी से उपयोग और उसका पास रखना सपरिवर्तित निहित है। गलत तरीके से प्राप्त करना क्या उसका एक अलग अपराध हो जाता है। चोरी का अपराध एक अलग अपराध हो जाता है। ठीक है,
जहां अभियुक्त को एक मंदिर में, जहां भारी भीड़ जमा थी, एक व्यक्ति था और एक वो मंदिर में जाता है जहां पे भारी भीड़ जमा थी, एक बटुआ मिला और उसने उसे अपनी जेब में रख लिया। इसके तुरंत बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, यह माना गया कि केवल बटुआ उठाकर अपनी जेब में रख लेना आपराधिक गबन नहीं है। ठीक है, उसने उठा के ही तो रखा है, आपराधिक गबन कैसे होगा? उसने कोई यूज ही नहीं किया। जब तक कि उसने अपने उपयोग में लाने का इरादा न हो तो ये अपराध नहीं है भाई। धारा 315 में अपराध नहीं है, क्योंकि उसने बटुआ उठाया ही है, कोई गबन थोड़ी किया है, उसका कुछ उपयोग थोड़ी किया अपने इरादे के लिए। एक और उदाहरण देखते हैं। एक बार बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग हो जाने पर वह अपराधी, वह संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग माना जाता है। अगर एक बार उपयोग कर लिया तो वो आपराधिक दुरुपयोग माना जाता है। अभियोजन पक्ष के लिए यह बचाव का अधिकार नहीं है भाई। वो बचाव नहीं कर सकता कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो माना ही जाएगा उसने अपराध कर दिया। कि गबन करने वाले अधिकारियों ने वास्तव में उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राशि वितरित की थी। ठीक है, तो इसका बचाव नहीं होगा जी। आगे देखते हैं। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण मामला सम्राट बनाम रज्जा हुसैन का है। ठीक है, ये केस है सम्राट बनाम रज्जा हुसैन। इसमें ए और बी नाम के दो व्यक्ति बनारस शहर से एक ही गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। ठीक है, ए एक महिला थी जिसके पास अयोध्या का टिकट था। भाई दो व्यक्ति थे ए और बी, जिसमें ए महिला थी और जिसके पास अयोध्या का टिकट था। ठीक है, और बी एक पुरुष था जिसके पास बनारस छावनी के दो टिकट थे भाई। ठीक है, अयोध्या का टिकट महिला के पास था और बनारस छावनी का टिकट पुरुष के पास था। ए ने स्वेच्छा से अपनी टिकट बी को यह बताने के लिए दिया कि वह सही है या नहीं। ठीक है, ये जो महिला थी उसने बी को टिकट दे दिया कि ये टिकट पकड़ो, एक बार नो बताओ ये अयोध्या की है या नहीं। ए को टिकट लौटाने के बजाय बी ने अपना और ए का टिकट अपने पास रख लिए। यह माना गया कि बी आपराधिक रूप से संपत्ति के दुरुपयोग का दोषी था। ठीक है, बी ने अपना और ए का टिकट अपने पास रख लिए, ए को लौटाया नहीं। ठीक है, टिकट अपने पास रख लिए, यह माना गया कि बी आपराधिक रूप से संपत्ति के दुरुपयोग का दोषी था। धारा 300। ठीक है, दोषी था। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, फिर से भारतीय न्याय संहिता की धारा 314 फिर से देखते हैं। तो इसमें भी ये धारा 314 का ही अपराध है। ठीक है, यह भी धारा 314 का अपराध है। 315 में तो किसी की मृत्यु के बाद जो कब्जे में थी वो संपत्ति होती है। आइए फिर से देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 314 आईपीसी भारतीय दंड संहिता में ये धारा 403 थी के तहत संपत्ति के बेईमानी से दुर्विनियोग यानी कि दुरुपयोग के अपराध को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को 3 मुख्य तत्वों की स्थापित करना आवश्यक है। धारा 314 के तहत बेईमानी से दुरुपयोग के अपराध को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष जो है उसको 3 मुख्य तत्वों की आवश्यकता होती है। संपत्ति प्रियवादी की संपत्ति है, यह सिद्ध करना होगा कि विचाराधीन संपत्ति शिकायतकर्ता या प्रियवादी की संपत्ति है भाई। ठीक है, जिसके ऊपर केस लगा दिया, अब जिसने केस लगाया तो शिकायतकर्ता,
उसने ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये संपत्ति मेरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक तो ये अभियुक्त ने संपत्ति का दुरुपयोग किया है अथवा उसे अपने उपयोग के लिए परिवर्तित किया है, यह भी सिद्ध करना पड़ेगा। यह प्रदर्शित करना होगा कि आरोपी अभियुक्त ने बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग किया या उसे अपने उपयोग के लिए बदल दिया, यह भी सिद्ध करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, धारा 314 में बात कही हुई है, ऐसा बेईमानी पूर्ण आशय से किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व है भाई, बेईमानी पूर्ण आशय से किया गया कि यह कार्य बेईमानी के इरादे आशय से किया गया था। केवल कुछ समय के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग करना भी इस धारा के अंतर्गत अपराध माना गया है। ठीक है, केवल किसी संपत्ति को अपने पास प्रतिधारित करना इस धारा के अंतर्गत अपराध घटित नहीं करता जब तक कि यह सिद्ध नहीं कर दिया जाए कि अभियुक्त ने ऐसी संपत्ति का अपने लिए उपयोग किया है। फिर इस धारा में प्रयुक्त शब्द संपत्ति से अभिप्राय चल संपत्ति से है, अचल संपत्ति से नहीं। धारा 314 में जो आएगी वो चल संपत्ति आएगी, अचल संपत्ति नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तीन बातें अगर सिद्ध नहीं होती, ठीक है, एक तो संपत्ति परिवादी की संपत्ति है, अपीलकर्ता की संपत्ति, शिकायतकर्ता की संपत्ति है, ये सिद्ध करना पड़ेगा कि मेरी संपत्ति है भैया, इसको मिली है। और एक ये सिद्ध करना पड़ेगा अभियुक्त ने संपत्ति का दुरुपयोग किया है। और तीसरी बात तो ये है कि बेईमानी से उपयोग किया। ये तीनों सिद्ध करनी पड़ेंगी, तब जाके जो है उसको अपराधी सिद्ध करके सजा मिले। आगे देखते हैं। आगे जो है उसके बारे में हम देखते हैं। धारा 316 के बारे में देखते हैं। आपराधिक न्यास, आपराधिक विश्वासघात, इसको ही बोलते हैं न्यास भंग। न्यास भंग, ठीक है। तो धारा 316 आपराधिक विश्वासघात, ठीक है। आइए देखते हैं। जो कोई भी किसी प्रकार से संपत्ति या संपत्ति पर किसी भी आधिपत्य, कब्जा के साथ सौंपा गया हो, बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग करता है या उसे अपने उपयोग के लिए परिवर्तित करता है या बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग करता है या उसका निपटान करता है, जो कि कानून के किसी निर्देश का उल्लंघन है, जिसमें ऐसे विश्वास के निर्वहन का तरीका निर्धारित किया गया है या ऐसा विश्वास के निर्वहन से संबंधित किसी भी स्पष्ट या निहित कानूनी अनुबंध का उल्लंघन है या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, वह आपराधिक विश्वासघात करता है। ठीक है, तो जो कोई किसी भी प्रकार से संपत्ति या संपत्ति पर किसी भी कब्जे के साथ सौंपा गया हो, ठीक है, संपत्ति को किसी भी कब्जे के साथ सौंपा गया हो, बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग करता है या उसे अपने उपयोग के लिए परिवर्तित करता है या बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग करता है या उसका निपटान करता है, जो कि कानून के किसी निर्देश का उल्लंघन है। ठीक है, जो कानूनी रूप से किसी भी निर्देश का उल्लंघन है, अगर उस संपत्ति का दुरुपयोग करता है तो, ठीक है, जिसमें ऐसे विश्वास के निर्वाह
का तरीका निर्धारित किया गया। ठीक है, यानी कि संपत्ति का जो तरीका, जो रखने का तरीका निर्धारित किया गया, या ऐसे विश्वास में निर्वाह से संबंधित किसी भी स्पष्ट या निहित कानूनी अनुबंध का उल्लंघन है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, वह आपराधिक विश्वासघात है। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। आपराधिक विश्वासघात, कोई व्यक्ति जो किसी प्रतिष्ठान या नियोक्ता है, चाहे वह प्रतिष्ठान कर्मचारी, भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की धारा 17 के अंतर्गत छूट प्राप्त हो या नहीं, जो कर्मचारी को देय वेतन से कर्मचारी का अंशदान काटकर किसी भी लागू कानून द्वारा स्थापित भविष्य निधि या पारिवारिक पेंशन निधि में जमा कराता है, तो उसे इस प्रकार काटी गई अंशदान राशि का दायित्व सौंपा गया माना जाता है। ठीक है, और यदि वह उपयुक्त कानून का उल्लंघन करते हुए उस निधि में अंशदान का भुगतान करने में चूक करता है, तो उसे उक्त अंशदान राशि को बेईमानी से उपयोग करने वाला माना जाता है। बात यह है, स्पष्टीकरण ये बोलता है कि कोई कंपनी का मालिक मान लो, कोई कंपनी है, उसमें कोई कलरक जो है, कलरक नियुक्त कर रखा है, और कलरक को काम दिया गया कि जो कर्मचारी जो हैं उनके खाते में आपको पैसे डालने, और पैसों के साथ साथ जो भविष्य में पेंशन होती है उसके लिए उनका कुछ अंश भी काटना है और वो भी डालना। तो वो उन अंश को काट के और उसका भुगतान नहीं करता और बेईमानी से उसका उपयोग कर लेता है। ठीक है, तो ये आपराधिक विश्वासघात है धारा 316 में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यह स्पष्टीकरण कहता है कि यदि कोई नियोक्ता कर्मचारी की तनख्वाह से कर्मचारी राज्य बीमा के लिए उसका हिस्सा काटता है, ठीक है, कर्मचारी राज्य जो बीमा होता है उसके लिए हिस्सा काटता है, तो वह राशि नियोक्ता के पास एक तरह से न्यास के रूप में जमा हो जाती है भाई। ठीक है, जमा हो जाती है उसकी। और अगर वह उस कटी हुई राशि को समय पर कर्मचारी निधि में जमा, कर्मचारी निधि यानी कि पेंशन निधि में जमा नहीं कराता, तो यह माना जाएगा कि उसने उस पैसे का बेईमानी से गबन किया है भाई, और कानून का उल्लंघन किया है, क्योंकि यह पैसा कर्मचारी का था और नियोक्ता सिर्फ उसे आगे जमा कराने वाला था। ठीक है, तो धारा 316 में अपराध किया इसने। सरल शब्दों में इसका मतलब कटौती, नियोक्ता कर्मचारी की सैलरी से उसका ईएसआई हिस्सा काटता भाई। ठीक है, कई बार ऐसे नहीं बोलते सैलरी क्या, सैलरी 25,000, हाथ में कितने मिलते हैं, हाथ में 20,000, 5,000 रुपये कट गए। ठीक है, न्यास, यह कटी हुई राशि नियोक्ता के पास कर्मचारी के पैसे के रूप में रहती है, जैसा वह पैसा कर्मचारी का ही हो, जिसे नियोक्ता को सिर्फ जमा करना है। यह एक तरह का न्यास है। ठीक है, अब गबन, अगर नियोक्ता इस पैसे को ईएसआईसी में जमा कराने में विफल रहता भाई, ठीक है, कर्मचारी के पैसे को जमा करवाने में क्या रहता है विफल रहता, जमा नहीं करवाता है, तो यह माना जाएगा कि उसने कर्मचारी के पैसे का गलत इस्तेमाल किया और कानून का उल्लंघन किया भाई। धारा 316 में क्या होगा, अपराधी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उदाहरण देखते हैं इसकी। एक किसी मृतक व्यक्ति की वसीयत का निष्पादक होते हुए बेईमानी से उस कानून का उल्लंघन करता है। ठीक है, जो वसीयत के अनुसार माल को विभाजित करने का निर्देश देती है और माल को अपने निजी उपयोग के लिए विनियोजित कर लेता है,
ए ने आपराधिक विश्वासघात किया। ठीक है, यानी कि ए किसी मृत व्यक्ति की वसीयत का निष्पादक होते हुए, ठीक है, बेईमानी से उस कानून का उल्लंघन करता है जो उसे वसीयत के अनुसार माल को विभाजित करने का निर्देश देता है और माल को अपने निजी उपयोग के लिए विनियोजित कर लेता है। ए ने आपराधिक विश्वासघात किया। ठीक है, क्योंकि पहले से ही क्या था, कानून का उल्लंघन करता हुआ। ए एक गोदाम रक्षक है, यानी कि कोई गोदाम अनाज का मान लो उसका रक्षक है। यात्रा पर जा रहे वाई ने अपने फर्नीचर को ए के पास इस अनुबंध के तहत सौंप दिया, अनुबंध करके सौंप दिया कि गोदाम के कमरे के लिए सहमत राशि का भुगतान होने पर इसे वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, वह व्यक्ति बेईमानी से उस संपत्ति को बेच देता है। ए ने आपराधिक विश्वासघात किया। ठीक है, ए गोदाम का रक्षक है और वाई ने अपने फर्नीचर को ए के पास इस अनुबंध के तहत सौंप दिया था भाई। ठीक है, कि गोदाम के कमरे के लिए सहमत राशि का भुगतान होने पर इसे वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, वह व्यक्ति बेईमानी से संपत्ति को बेच देता है। ए ने आपराधिक विश्वासघात किया। एक केस और देखते। कलकत्ता में रहने वाला ए दिल्ली में रहने वाले वाई का एजेंट है। ठीक है, कलकत्ता में कौन रहा है, ए रह रहा है, और ये दिल्ली में जो रह रहा है वाई इसका एजेंट है। ए और वाई के बीच एक स्पष्ट एवं निहित अनुबंध है कि वाई द्वारा ए को भेजी गई सभी राशियों का निवेश ए द्वारा वाई के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा भाई। ठीक है, क्योंकि एजेंट है इसका। वाई ने ए को 1 लाख रुपए भेजे और उसे निर्देश दिया कि वह उन्हें कंपनी के शेयरों में निवेश करे। ए व्यक्ति बेईमानी से उन निर्देशों का उल्लंघन करता है और उस पैसे का उपयोग अपने निजी व्यवसाय के लिए करता है। ए ने आपराधिक विश्वासघात किया। दोनों के बीच अनुबंध है वही पहले ही। ठीक है, अनुबंध क्या है कि मैं तेरे को रुपये दूंगा। ए बोलता है, ए का एजेंट कौन है, ए एजेंट है किसका, वाई का, जो कलकत्ता में बैठा है। तो ए जो है वाई के साथ अनुबंध करता है कि मैं तेरे को पैसे दूंगा और तुमको क्या करना है, राशियों का निवेश करना। अब शेयर मार्केट के लिए 1 लाख रुपए दे दिए इन्हें वाई को कि शेयर मार्केट में निवेश कर दे। ठीक है, और वाई क्या करता है, बेईमानी से जो इनका जो निर्देश जो था, जो अनुबंध किया हुआ था, उसका उल्लंघन करते हुए क्या कर देता है, अपने व्यवसाय में 1 लाख रुपए लगा लेता है। तो ए ने क्या किया, आपराधिक विश्वासघात किया। आपराधिक विश्वासघात धारा 316। ठीक है, तो आपराधिक विश्वासघात जो है, अनुबंध होते हुए उस अनुबंध का उपयोग करके, ठीक है, बेईमानी से उपयोग करके अपने निजी स्वार्थ के लिए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपराधिक विश्वासघात। आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रखा है इसमें। तो ये जो है पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 नहीं, ये धारा 316 की उपधारा 2। जो कोई आपराधिक विश्वासघात करता है उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना, दोनों। ठीक है, तो ये सजा दी हुई है धारा 316 की उपधारा 2। आगे देखिए धारा 316 की उपधारा 3। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, जो कोई वाहक
घाट पालक या गोदाम पालक, ठीक है, होते हुए, यानी कि या तो कोई घाट पालक या कोई गोदाम का पालक जो गोदाम की देखरेख करता है, या वाहक कोई सामान ले जाने वाला, होते हुए उसे सौंपे गए माल के संबंध में आपराधिक विश्वासघात करता है, ठीक है, या तो कोई वाहक है जो माल को ले जा रहा है, या गोदाम पालक है जो गोदाम की देखरेख करता है, वो उसे सौंपे गए माल के संबंध में आपराधिक विश्वासघात करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का भी हकदार होगा। धारा 316 की उपधारा 3। अब है धारा 316 की उपधारा 4। जो कोई भी कलरक या सेवक होते हुए या कलरक या सेवक के रूप में नियोजित होते हुए और किसी भी प्रकार से ऐसी समता में संपत्ति या संपत्ति पर किसी भी आधिपत्य कब्जे के साथ सौंपा गया हो, उस संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वासघात करता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से 7 वर्ष की अवधि से दंडित किया जाएगा, ठीक है, जुर्माने का भी हकदार होगा। कोई कलरक है या कोई सेवक है, उसे कोई कोई संपत्ति सौंप दी हो और वो विश्वासघात करता है, ठीक है, तो क्या होगा, 7 वर्ष तक की क्या होगी, सजा होगी, जुर्माना भी होगा। धारा 316 की उपधारा 5 में जो कोई लोक सेवक है या बैंकर, व्यापारी, फैक्टर, ब्रोकर, अटॉर्नी या एजेंट होते हुए किसी भी प्रकार से लोक सेवक के रूप में अपनी क्षमता में या बैंकर, व्यापारी, फैक्टर, ब्रोकर, अटॉर्नी सौंपा गया हो, उस संपत्ति के संबंध में अटॉर्नी या एजेंट के रूप में अपने व्यवसाय के दौरान संपत्ति या संपत्ति पर किसी भी आधिपत्य कब्जे के साथ सौंपा गया हो, या तो कोई संपत्ति कब्जे के साथ सौंप दी हो या कुछ पैसे सौंप दिए हो, ठीक है, सौंपा गया हो, उस संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वासघात करता है, तो उसे आजीवन कारावास या किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने का हकदार है। अब बंकों के बारे में, जो बंकों की कलरक है उनके ऊपर ये धारा परफेक्ट बैठती है, धारा 316 की धारा 5। अब कितने पैसे आते हैं बंकों में, अगर वो लूट के ले जाए, अगर उनके ऊपर कोई कानून ही नहीं हुआ तो वो लूट के ले जाए, सिस्टम मिल जाए, ठीक है, लेकिन इनके ऊपर ये धारा है, धारा 316(5), ठीक है, लोक सेवक, बैंकर, ठीक है। अब अगर कोई लोक सेवक है, लगा लो ऊपर से पैसा आ गया, सरकार से पैसा आ गया, ये फलानी गली का निर्माण करना, और वो एक भी पैसा नहीं दे, सभी लूट के ले जाए, या कोई सल्डक उसका पैसा आ गया, तो ऐसे तो कोई लूट ही ले जाए, ये धारा बचाव करती है, धारा 316(5), ठीक है। आइए आगे देखते हैं, जिसमें 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना भी, वह जुर्माने का भी हकदार होगा। आगे देखते हैं, आपराधिक विश्वासघात। विश्वास सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न व्यवहारों या भरोसेमंद रिश्तों के कारण एक दूसरे के मामलों की देखभाल करने या उनका प्रबंधन करने की परंपरा बहुत पुरानी है। आज भी यह एक आम बात है, जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति दूसरे व्यक्ति को अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए और उसे ऐसा करना चाहिए, लेकिन कभी कभी इसका विपरीत भी हो सकता है, ठीक है, और होता भी रहा। जब ऐसा व्यक्ति कर्तव्य और ईमानदारी से भटककर विश्वास तोड़ता है अर्थात सौंपी गई संपत्ति का दुरुपयोग करता है, तो वह अपराध करता है और ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। इस अध्याय में आपराधिक विश्वासघात शीर्षक के अंतर्गत इस संबंध में प्रावधान किए गए, ठीक है।
तो ये था आपराधिक विश्वासघात। आगे देखते हैं। हम उपरोक्त परिभाषा को और भी सरल रूप में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, यानी ये जो परिभाषा जो थी इसको हम और भी सरल रूप में क्या करते हैं, आपराधिक विश्वासघात को देखते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसे कोई संपत्ति या संपत्ति का कब्जा किसी भी प्रकार से सौंपा गया है, यदि बेईमानी से उस न्यास के निर्वहन के लिए कानून द्वारा निर्धारित तरीके के विपरीत या उस ट्रस्ट से संबंधित स्पष्ट या निहित समझौते के विपरीत, जो समझौता किया है उसके विपरीत उस संपत्ति का बेईमानी से गबन करता है, या वह इसे अपने निजी उपयोग के लिए परिवर्तित करता है, या उपयोग करता है, या निपटान करता है, या स्वेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति देता है, तो वह आपराधिक विश्वासघात का अपराध करता है। धारा 316। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आपराधिक विश्वासघात के आवश्यक तत्व, इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विश्वासघात के आपराधिक कृत्य की उपरोक्त परिभाषा और उदाहरण निम्नलिखित आवश्यक तत्व स्पष्ट हो जाते हैं। अभियुक्त को संपत्ति सौंपना आवश्यक है। अगर संपत्ति नहीं सौंपी है तो अपराध कैसे करेगा। आपराधिक विश्वासघात का पहला आवश्यक तत्व अभियुक्त को न्यास के रूप में संपत्ति सौंपना या कब्जा सौंपना। ठीक है, आपराधिक कर्त्य का क्या है आवश्यक तत्व। संपत्ति को सौंपना तब कहा जाता है जब एक व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप देता है ताकि वह उसे अपनी हिरासत में रख सके या उसका प्रबंध कर सके, और ऐसा विश्वासपूर्ण संबंधों को ध्यान में नहीं रखा जाता। ठीक है, हालांकि विवाह के बदले में दी गई संपत्ति इस धारा के अंतर्गत सौंपी गई संपत्ति के दायरे में नहीं आती। वही विवाह में कोई दहेज दिया है तो वो इस धारा में नहीं आएगा। दहेज निषेध अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों को एक ही प्रकार के तथ्यों पर एक साथ लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। केस है भाई, केस को देखते हैं। अनिल शरण बनाम बिहार राज्य। ठीक है, केस है, केस को देखते हैं। अनिल शरण बनाम बिहार राज्य। इसमें क्या